हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे और एक बार फिर से हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क कंप्यूटर अवेयरनेस के टॉप 25 क्वेश्चंस के सीरीज के साथ। आज है इसका डे 12। डे 1 से लेकर डे 11 तक आपने हर एक सेशन को अच्छे से सुना, नोट्स भी बनाए, प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट को भी समझा। और आइए एक बार फिर से अपने आप को एनालाइज करते हैं कि आउट ऑफ 25 आप कितना स्कोर कर पाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही रहेगा एग्जाम का पैटर्न, सेम टू सेम। तो अगर यहां अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो बिल्कुल एग्जाम में भी बढ़िया परफॉर्म आप कर पाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें, वो कैंडिडेट्स जो कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क, बैंक, एसएससी या रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि एक परफेक्ट कोर्स मिल जाए जिसमें फुल कंप्यूटर कोर्स कवर हो, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सारे टॉपिक्स कवर हो, कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू, पीडीएफ और मॉक टेस्ट के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव क्लासेस जो शुरू हो चुकी हैं 15 मार्च से। 8 PM डेली इसकी लाइव टाइमिंग्स हैं। मंडे टू सैटरडे ये आपका रन करता है। साथ ही साथ वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। टोटल वीडियो 65 प्लस, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट, लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस, जितने भी लाइव सेशंस हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देखने को मिलेंगे। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से और फिर इस कोर्स से आप कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक भी आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, जिसमें डायरेक्टली क्लिक करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। प्रीवियस वाले सेशन में हमने क्वेश्चन आपसे पूछा था। ये क्वेश्चन था ईथरनेट केबल के रिगार्डिंग कि जो ईथरनेट केबल होती है वो OSI मॉडल के किस लेयर में काउंट की जाती है। ईथरनेट केबल इज द पार्ट ऑफ डैश लेयर ऑफ OSI मॉडल। ईथरनेट केबल OSI मॉडल की डैश परत का हिस्सा है। फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क ट्रांसपोर्ट या सेशन लेयर, जितनी भी केबल्स होती हैं, चाहे वो ईथरनेट केबल हो, ट्विस्टेड पेयर केबल हो, फाइबर ऑप्टिक केबल हो, जितने भी केबल्स हैं वो सब के सब किस पर काम करती हैं? फिजिकल लेयर यानी लेयर 1 पे। तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा लेयर 1 of the OSI model that is called physical layer। और फिजिकल लेयर की बात करें तो इस पर कौन सी डिवाइसेस काम करती हैं? अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप बता सकते हैं कि फिजिकल लेयर पर काम करने वाली डिवाइसेस कौन सी हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, पहली है हब और दूसरी है रिपीटर। हब और रिपीटर। मॉडम भी काम करता था पहले, लेकिन अब मॉडम को स्विच कर दिया गया है कहां पर? डेटा लिंक लेयर पे। तो मॉडम के केस में आंसर क्या होगा? डेटा लिंक लेयर। स्विच और ब्रिज के केस में आंसर क्या होगा? डेटा लिंक लेयर। लेकिन फिजिकल लेयर के केस में आंसर क्या होगा? हब और रिपीटर। नेटवर्क लेयर की बात करें तो इस पे राउटर काम करता है ना। तो ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नेटवर्क लेयर पर कौन सी डिवाइस काम करती है? द आंसर इज राउटर। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी टोटल टैब्स आर देयर इन MS वर्ड 2021 वर्जन। MS वर्ड 2021 संस्करण में कुल कितने टैब हो सकते हैं या होते हैं? हम जानते हैं MS वर्ड 2021 की अगर बात करें तो पहला टैब होगा फाइल, दूसरा बाय डिफॉल्ट टैब होता है जिसे बोलते हैं होम। तो इस तरीके से टोटल टैब्स कितने होते हैं? द करेक्ट आंसर इज 11, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये 11 टैब्स कौन कौन से हैं? पहला फाइल, दूसरा बाय डिफॉल्ट होम, इंसर्ट, डिजाइन, ड्रॉ, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू और हेल्प। यानी कुल मिला के जो टैब्स हैं वो कौन से हैं? 11 टैब्स हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि ऐसा कौन सा टैब है जिसका यूज बहुत कम किया जाता है? तो आंसर होगा
मेलिंग्स टैब, जो 8th नंबर वाला टैब है जिसे मेलिंग टैब बोलते हैं, जिसका यूज मेल मर्ज के लिए किया जाता है, जिसका यूज मेल भेजने के लिए करते हैं, इस टैब का यूज एमएस वर्ड में सबसे कम किया जाता है। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज टू अप्लाई सिंगल स्पेसिंग टू द पैराग्राफ इन एमएस वर्ड 2021। एमएस वर्ड 2021 में पैराग्राफ में सिंगल स्पेसिंग लागू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? अब क्वेश्चन ये उठता है कि सिंगल स्पेसिंग का मतलब क्या है। जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें स्पेसिंग देते हैं, या तो सिंगल लाइन स्पेस देते हैं, या डबल लाइन स्पेस देते हैं, या 1.5 लाइन स्पेस देते हैं। अगर हमें सिंगल लाइन स्पेस देनी है तो Ctrl+1 करेंगे, अगर हमें डबल लाइन स्पेस देनी है तो Ctrl+2 करेंगे, अगर हमें 1.5 स्पेस देनी है तो Ctrl+5 करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं हम किसी भी पैराग्राफ में लाइंस के बीच में स्पेस दे सकते हैं, और एक सिंगल स्पेस देने के लिए हम क्या शॉर्टकट की यूज करते हैं? Ctrl+1। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन एमएस वर्ड 2021 टू स्विच द टेक्स्ट बिटवीन अपर केस, लोअर केस एंड टाइटल केस? एमएस वर्ड 2021 में टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस और टाइटल केस के बीच स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? इसे बोलते हैं चेंज केस। हम जानते हैं एमएस वर्ड में चेंज केस कितने प्रकार के होते हैं? 5 टाइप्स। देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ चेंज केस इन एमएस वर्ड। एंड विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर द चेंज केस? चेंज केस करने के शॉर्टकट की क्या है? Shift+F3, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। अब ये 5 टाइप्स के चेंज केस कौन कौन से हैं? सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन एमएस वर्ड 2021 टू इंसर्ट अ फुटनोट? एमएस वर्ड 2021 में फुटनोट डालने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी फेमस वन। हम जानते हैं अगर हमें फुटनोट ऐड करना हो या फिर हमें एंड नोट डालना हो तो ये हमें किस टैब में देखने को मिलता है? रेफरेंसेस। और मैंने आपको कई बार याद भी करवाया है कि फुट में लगी चोट, अगर फुट में कोई चोट लगती है तो कहां जाएंगे? डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या करेगा? रेफर। तो टैब होगा रेफरेंसेस का। लेकिन शॉर्टकट की क्या होगी? फुटनोट का मतलब पेज के लास्ट में सबसे नीचे जो हम ऐड करते हैं उसे कहते हैं फुटनोट। और फुटनोट की जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+Alt+F, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। इसको अच्छे से याद रखिएगा। फुटनोट बिल्कुल लास्ट में होता है पेज के, और इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो क्या है? Ctrl+Alt+F। नेक्स्ट, which shortcut key is used in MS Word 2021 to insert a end note? MS Word 2021 में एंड नोट डालने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? अब एंड नोट क्या होता है? एंड नोट हम कहीं पर भी डाल सकते हैं। जब हम लिखना बंद कर चुके होते हैं तो उस समय हम एक एंड नोट डाल देते हैं, जिससे कि यह पता चल जाए कि पैराग्राफ यहां पर एंड हो चुका है। और एंड नोट और फुट नोट दोनों ही रेफरेंस टैब में देखने को मिल जाते हैं। ये बात भी याद रखिएगा। एंड नोट को इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl, Alt और D। Ctrl, Alt और D इसकी मदद से एंड नोट इंसर्ट कर सकते हैं, जबकि Ctrl, Alt और F की मदद से फुट नोट इंसर्ट कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की दोनों की याद रखिएगा। फुट नोट के केस में Ctrl, Alt, F, F फॉर फुट नोट, और एंड नोट के केस में Ctrl, Alt और D। एंड का मतलब D, Ctrl, Alt, D फॉर दी एंड नोट। और ये दोनों मिलते कहां पर हैं? रेफरेंसेस टैब में जाएंगे तो इंसर्ट फुट नोट भी कर पाएंगे और इंसर्ट एंड नोट भी कर पाएंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी व्यूज आर गिवन अंडर MS Word 2021 व्यू टैब?
MS वर्ड 2021 व्यू टैब के अंतर्गत कितने व्यू दिए गए हैं? देखो, एक व्यू टैब होता है, आप सब जानते हैं, MS वर्ड हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, इन सभी में व्यू टैब देखने को मिलता है। और व्यू टैब की बात करें, इसमें व्यूज होते हैं कि हम MS वर्ड के पेज को कितने तरीके से देख सकते हैं, एक्सेल शीट को कितने तरीके से देख सकते हैं, या पावर पॉइंट की जो स्लाइड्स हैं उनको कितने तरीके से देख सकते हैं। तो आपको बताना है कि MS वर्ड में जो व्यूज हैं व्यू टैब के अंदर वो कितने हैं? 3, 4, 5, 7, 8। करेक्ट आंसर है 5 व्यूज, यानी टोटल नंबर ऑफ व्यूज MS वर्ड में कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। यहां से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा व्यू ऐसा है जो कि MS वर्ड में नहीं है। तो ये पांचों नाम आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी ऑप्शन में होगा तो वो व्यू क्या होगा? इनवैलिड। रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट, ये 5 तरीके के व्यूज होते हैं MS वर्ड में। अच्छा, अब ये बताइए कि एक्सेल में कितने तरीके के व्यूज होते हैं? सेम क्वेश्चन अगर मैं एक्सेल के फॉर्मेट में पूछूं कि हाउ मेनी वर्कबुक व्यूज आर गिवन अंडर MS एक्सेल 2021 इन व्यू टैब। MS एक्सेल 2021 के अंतर्गत व्यू टैब में कितने वर्कबुक व्यू दिए होते हैं? जब आप व्यूज पर क्लिक करेंगे MS एक्सेल में तो वहां पर कितने तरीके के व्यूज मिलते हैं? द आंसर इज 4 व्यूज। यहां पर 4 तरीके के व्यूज देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? नॉर्मल, पेज ब्रेक व्यू, पेज लेआउट व्यू और कस्टम व्यू। नॉर्मल, पेज ब्रेक, पेज लेआउट और कस्टम व्यू कितने हो गए? 4 व्यूज। MS वर्ड में कितने थे? 5। रीड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। और एक्सेल में कितने हो गए? एक कम हो गया, यानी 4 व्यूज। नॉर्मल, पेज ब्रेक, पेज लेआउट, कस्टम व्यू। MS वर्ड की भी बात हो गई, एक्सेल की भी बात हो गई। पावर पॉइंट में व्यूज बताइए कितने हैं? पावर पॉइंट में व्यूज, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी व्यूज आर गिवन अंडर MS पावर पॉइंट 2021 इन व्यू टैब। ये तो आपको पता भी होना चाहिए। MS पावर पॉइंट 2021 के अंतर्गत व्यू टैब में कितने व्यूज देखने को मिलते हैं? 3, 4, 5, 7, 8। बिल्कुल करेक्ट आंसर है 8 व्यूज। यहां पर जो व्यूज की संख्या है वो कितनी है? 8। कौन कौन से? 5 है प्रेजेंटेशन व्यूज और 3 है मास्टर व्यूज। प्रेजेंटेशन व्यूज में नॉर्मल, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज और रीडिंग व्यू। जबकि मास्टर व्यू में 3 व्यूज, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर और नोट्स मास्टर। तो इसका मतलब MS वर्ड में कितने थे? 5। MS एक्सेल में कितने हो गए? 4। और MS पावर पॉइंट में कितने हो गए? 8। 4 2 8, है ना, ऐसे याद रख सकते हैं। इसके पहले वाले में एक्सेल में कितने थे? 4। और पावर पॉइंट में कितने हो गए? 4 2 8, यानी दुगने, दैट इज 8 व्यूज। क्या ये बात समझ में आ गई? तो 5 4 8, बस यही तो याद रखना है। MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, 5 4 8 व्यूज। नेक्स्ट, और आएगा क्वेश्चन जरूर, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, कंफर्म है। बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन इन MS वर्ड 2021 इज डैश एंड ओरिएंटेशन ऑप्शन इज विजिबल अंडर विच टैब इन MS वर्ड 2021। कह रहा डिफॉल्ट रूप से MS वर्ड 2021 में जो ओरिएंटेशन है वो कैसा है, और ओरिएंटेशन विकल्प MS वर्ड 2021 में किस टैब के अंतर्गत देखने को मिलता है। अब ओरिएंटेशन हम लोग जानते हैं MS वर्ड में 2 तरीके का होता है, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप, जिसमें बाय डिफॉल्ट होता है क्या? पोर्ट्रेट। बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होगा। और ये जो पेज ओरिएंटेशन है ये किस टैब में देखने को मिलता है? एंड द करेक्ट आंसर इज
लेआउट टैब। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पोर्ट्रेट एंड लेआउट। क्या ये बात समझ में आई? आइए जरा इसको एक बार देखते भी हैं। जब आप MS वर्ड में लेआउट पर क्लिक करते हैं तो वहां आप मार्जिन भी सेट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन भी कर सकते हैं, पेज का साइज भी मैनेज कर सकते हैं, कॉलम्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सारा काम आप कर सकते हैं। ब्रेक, लाइन, नंबर्स, हाइफिनेशन, ये सब ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि पेज ओरिएंटेशन डिफॉल्ट कौन सा होता है? पोर्ट्रेट। और ये होता किस टैब के अंदर है? तो आंसर है लेआउट। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइवेट आईपी एड्रेस? निम्न में से कौन सा निजी आईपी पता है? ये आपके सामने आईपी एड्रेस दिए हुए हैं और आपको बताना है कि प्राइवेट आईपी एड्रेस कौन सा है। अब प्राइवेट आईपी एड्रेस होता क्या है? वो आईपी एड्रेस जो आपका राउटर आपके डिवाइस को देता है उसे बोलते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस। यानी द एड्रेस विच योर राउटर प्रोवाइड्स या विच योर राउटर गिव्स टू योर डिवाइस, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट आईपी एड्रेस। और प्राइवेट आईपी एड्रेस कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के, जिसमें एक यहां पर दिखाई दे रहा है 192.168.24.43, यानी 4th इज द राइट वन। अब ये 3 प्राइवेट आईपी एड्रेस कौन कौन से हैं? एक तो 10 वाली रेंज, 10.0.0.0 से लेकर 10.255.255.255 प्राइवेट है। दूसरा 172.16.0.0 से लेकर 172.35.31.255.255 और तीसरा है 192.168.0.0 से लेकर 192.168.255.255। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, अब जरा एक बार यहां पर ध्यान से देखो। कुछ कैंडिडेट्स ये भी कह सकते थे कि सर 172 वाला भी तो हो सकता है, क्योंकि देखो ऊपर 172 भी गिवन है और यहां भी ऑप्शन में गिवन है। लेकिन 172 ऑप्शन में जो गिवन है वो 0.15 के साथ में है, लेकिन जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है वो क्या होता है? 172.16, यानी 15 वाला वैलिड नहीं होगा, लेकिन 16 से लेकर .31 अगर इसके बीच में कोई लाई कर रहा होगा तो वो वैलिड हो जाएगा। तो रेंज जरूर याद रखिएगा, 172.16.0.0 से लेकर 172.31.255.255। क्लियर है? और प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या है ये मैंने लिख भी दिया है कि प्राइवेट आईपी एड्रेस इज द एड्रेस योर नेटवर्क राउटर असाइन टू योर डिवाइस। जो राउटर आपके डिवाइस को असाइन करता है दैट इज कॉल्ड प्राइवेट आईपी एड्रेस। नेक्स्ट, which of their following wireless technology provide mesh network architecture in easiest way? इनमें से कौन सा वायरलेस तकनीक सबसे आसान तरीके से mesh network architecture प्रदान करता है? ये mesh क्या होता है? आप जानते हैं टोपोलॉजीज में एक टोपोलॉजी mesh टोपोलॉजी भी होती है, जिसका यूज होम ऑटोमेशन में करते हैं, जिसका यूज एलेक्सा और सिरी जैसे नेटवर्क बनाने के लिए करते हैं। अगर पूरे होम को ऑटोमाइज करना है, पूरे होम को ऑटोमेट करना है, तो इस केस में मैश नेटवर्क सबसे बढ़िया नेटवर्क माना जाता है। और सबसे बढ़िया प्रोटोकॉल भी कौन सी है? मैश। सबसे बढ़िया टोपोलॉजी भी कौन सी है? मैश। तो मैश किस पर काम करता है? जिगबी पर। जो मैश टोपोलॉजी है वो किस आर्किटेक्चर पर काम करती है? जिगबी। और जिगबी किस में यूज किया जाता है? आईओटी के केस में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये जिगबी जो है वो ब्लूटूथ के कंपैरिजन में काफी इफेक्टिव है। ब्लूटूथ हमारा जो डेटा कंजप्शन है, या आप कह सकते हैं जो पावर कंजप्शन है या बैटरी कंजप्शन है, उसको बहुत तेजी से खर्च कर देता है। लेकिन जिगबी के केस में टेक्नोलॉजी काफी एक्सपर्ट है, काफी एडवांस है। तो मैश के केस में हमेशा आंसर क्या होगा? जिगबी होगा। नेक्स्ट,
द सर्किट यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा इज कॉल्ड, एक बिट डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सर्किट को क्या कहा जाता है? यानी 1 बिट का मतलब 0 या 1, 0 और 1 कहां पर स्टोर होता है कंप्यूटर में, उस जगह का नाम क्या है? कंप्यूटर या तो 0 समझता है या 1 समझता है, और ये बिट, ये 0 और 1 जहां पर स्टोर होगा दैट इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप, दैट इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। और फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? 0101 के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? तो आंसर होगा रजिस्टर। द कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड रजिस्टर। और रजिस्टर क्या है? सबसे फास्टेस्ट मेमोरी, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। रजिस्टर कहां पर होती है? सीपीयू के अंदर। सीपीयू के अंदर कौन सी मेमोरी है? दैट इज रजिस्टर। रजिस्टर का दूसरा नाम क्या है? मेमोरी यूनिट। जब हम सीपीयू की बात करते हैं तो हम 3 चीजों की बात करते हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और मेमोरी यूनिट। जो मेमोरी यूनिट होती है उसी को क्या बोलते हैं? रजिस्टर। नेक्स्ट, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर कम्स अंडर विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? कह रहा है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर में आते हैं? हम जानते हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर का जो यूज है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं। जब हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं तो हम कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, डीबगर्स या ट्रांसलेटर्स के रूप में इसका यूज करते हैं। अब ये तीनों है क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, यूटिलिटी नहीं, निक नहीं, मैलवेयर भी नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द राइट वन। ये कंपलसरी है, इसका यूज करना जरूरी है, और जरूरी वाले किस में आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर में। तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर, these are translators and debuggers which comes under the category of system software. Next, dash is a new generation of storage device used in computer. dash क्या कंप्यूटर में नई पीढ़ी के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? यानी कंप्यूटर में बहुत सारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जैसे हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, एसएसडी। अब आपको बताना यह है कि इसमें से नई जनरेशन वाली स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? ईपीरोम, एसएसडी, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क या हार्ड डिस्क? करेक्ट आंसर है एसएसडी। जो आजकल हम लोग यूज करते हैं स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लेटेस्ट है वो क्या है? एसएसडी, यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या ये हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी है? यस, 100 टाइम्स फास्टर देन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जल्दी खराब हो सकती है, लेकिन एसएसडी सालों साल, 10 साल, 20 साल तक काम करती है। तो ये बहुत ज्यादा फास्ट है। क्यों? क्योंकि एसएसडी बेस्ड है फ्लैश मेमोरी के कॉन्सेप्ट में, ईईपीरोम के कॉन्सेप्ट में। ईपीरोम नहीं, ईईपीरोम के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, यानी फ्लैश मेमोरी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है एसएसडी। क्लियर है? वेरी गुड। व्हाट मेक्स अप एन एसएसडी? कह रहा है ये बताइए कि एसएसडी किससे मिलकर बनी होती है। अगर पूछा जाए कि हार्ड डिस्क किससे मिलकर बनी होती है, तो आप कहेंगे हार्ड डिस्क सिलेंडर्स, ट्रैक्स, सेक्टर्स, इनका कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर एसएसडी की बात करें, सॉलिड स्टेट ड्राइव की बात करें, इसकी बात करें, तो ये किससे मिलकर बनी होती है? ऑप्शंस हैं फ्लैश कंट्रोलर, नैंड फ्लैश मेमोरी चिप्स, सिलिकॉन, ईईपीरोम एंड डी रैम, या ऑल ऑफ दीज। क्या होगा आंसर? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। एसएसडी को फ्लैश मेमोरी भी बोलते हैं। जब फ्लैश मेमोरी की बात करते हैं तो हम 3 तरीके की डिवाइसेस की बात करते हैं, पेन ड्राइव, एसएसडी और मेमोरी कार्ड। ये तीनों क्या है? फ्लैश मेमोरी या फ्लैश ड्राइव। तो इसे फ्लैश कंट्रोलर भी बोलते हैं, नैंड फ्लैश मेमोरी चिप्स भी बोलते हैं, सिलिकॉन भी बोलते हैं,
और EEPROM एंड DRAM भी बोलते हैं। यानी SSD मिलकर बनी है किससे? SSD को बनाने के लिए हमने कंट्रोलर का यूज किया, NAND फ्लैश मेमोरी का यूज किया, NAND, और हम जानते हैं कि लॉजिक गेट्स में NAND क्या है? यूनिवर्सल गेट है। NOR गेट, NAND गेट, ये यूनिवर्सल गेट होते हैं। तो NAND फ्लैश मेमोरी का यूज करेंगे, सिलिकॉन चिप्स का यूज करेंगे, EEPROM और DRAM का यूज करेंगे। इन सभी का यूज करके हमने क्या बनाई? SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कितने इंचेस की होती है नॉर्मली? 2.5 इंच। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, SSD डेटा ट्रांसफर स्पीड मेजर्ड इन। SSD की डेटा ट्रांसफर गति किसमें नापी जाती है या किसमें मापी जाती है? अब SSD और हार्ड डिस्क में डिफरेंस तो समझ में आ रहा है, लेकिन हार्ड डिस्क की जो स्पीड है वो RPM में मेजर करते हैं, रेवोल्यूशंस पर मिनट। लेकिन SSD के स्पीड को किस में मेजर करते हैं? फ्लॉप्स में? जी नहीं। RPM में? नहीं। बाइट्स पर सेकेंड में? जी हां। द करेक्ट आंसर इज बाइट्स पर सेकेंड। जैसे गीगाबाइट, टेराबाइट पर सेकेंड, गीगाबाइट्स पर सेकेंड, GBps, TBps, इसमें मेजर करते हैं स्पीड को। तो गीगाबाइट और टेराबाइट, मैंने लिख भी दिया है कि बाइट्स पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। SSD कैपेसिटी इज टिपिकली मेजर्ड इन गीगाबाइट्स और टेराबाइट्स। तो गीगाबाइट पर सेकेंड भी सही है, टेराबाइट्स पर सेकेंड भी सही है, या बाइट्स पर सेकेंड भी सही है। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। लेकिन अगर हार्ड डिस्क की स्पीड पूछते कि हार्ड डिस्क की स्पीड को किस में नापा जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या होता? RPM, रेवोल्यूशंस पर मिनट। नेक्स्ट, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नॉट जनरली यूज्ड इन AI? कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा आमतौर पर AI में उपयोग नहीं की जाती है? RBI का फेमस क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और अभी पूछा भी गया था। बताइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI या रोबोट्स कह सकते हैं या मशीन लर्निंग कह सकते हैं, तो इस केस में कौन सी भाषा का प्रयोग नहीं करते? पाइथन सबसे फेमस है, C++ दूसरे नंबर पर फेमस है, जावा तीसरे नंबर पर फेमस है, लिस्प भी फेमस है, लेकिन पर्ल यूज नहीं करती। तो ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रोबोट्स को डेवलप करने में यूज नहीं की जाती? दैट इज पर्ल। तो कौन कौन सी यूज की जाती हैं? पाइथन, C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, जूलिया, लिस्प, ये सब यूज करते हैं, लेकिन पर्ल इज नॉट द राइट आंसर। वेरी गुड। डैश इज कंसीडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI ह्यूमनॉइड रोबोट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम क्या करते हैं? ह्यूमनॉइड बनाते हैं, रोबोट्स बनाते हैं जो बिल्कुल ह्यूमन की तरीके से बिहेव करे। तो आपको बताना है दुनिया का पहला ऐसा रोबोट जो AI बेस्ड था, जो ह्यूमनॉइड रोबोट है, जो बिल्कुल इंसानों के तरीके से बातें कर सकता है, फील कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, इंटरव्यू दे सकता है। ऐसे रोबोट का नाम बताइए। डैश को दुनिया का पहला AI ह्यूमनॉइड रोबोट माना गया। सोफिया, अमीका, जेमिनॉइड DK, नेडाइन, बिन A48, क्या होगा करेक्ट आंसर? वैसे ये जो पांचों नाम लिखे हैं ये सब के सब आपके रोबोट हैं, ये सब ह्यूमनॉइड रोबोट हैं जो बिल्कुल इंसान के तरीके से बातें कर सकते हैं। लेकिन दुनिया का पहला वर्ल्ड्स फर्स्ट AI ह्यूमनॉइड रोबोट है सोफिया, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। इनका इंटरव्यू भी आपने देखा होगा शायद यूट्यूब पे, है ना। कई सारी वीडियोस वायरल भी हुई थी। बिल्कुल इंसानों के तरीकों से इन्होंने क्या किया, सोफिया ने बिल्कुल ह्यूमन जैसा ही बिहेव किया। जो क्वेश्चन इससे इंटरव्यू में पूछे गए उसके आंसर्स दिए, डिसीजन मेकिंग पावर भी इसके पास में है। तो ऐसे रोबोट बना दिए गए हैं जो बिल्कुल इंसानों के तरीके से ही बिहेव करे, वैसे ही डिसीजन ले। दैट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI ह्यूमनॉइड रोबोट,
दैट इज सोफिया। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट करेंट डेट इन एमएस वर्ड 2019 या 2021? एमएस वर्ड 2019 या 2021 में करेंट डेट डालने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? करेंट डेट, शिफ्ट ऑल्ट डी, शिफ्ट ऑल्ट डी का यूज करके हम करेंट डेट को इंसर्ट कर सकते हैं। शिफ्ट ऑल्ट टी का यूज करके डी की जगह पर टी कर दे तो करेंट टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड में भी करेंट डेट और करेंट टाइम को इंसर्ट किया जा सकता है। डेट के लिए शिफ्ट ऑल्ट डी होगा, टाइम के लिए शिफ्ट ऑल्ट टी होगा। और इन दोनों में से भी एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है, या तो करंट डेट पूछ लेते हैं या करंट टाइम। नेक्स्ट, द टर्म IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स was coined in 1999 by the computer scientist। कह रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द 1999 में कंप्यूटर वैज्ञानिक डैश द्वारा गढ़ा गया। IoT का मतलब कि जितनी भी चीजें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी थिंग्स हैं, उन सबको इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और यह भी याद रखिएगा कि IoT का कॉन्सेप्ट कब आया? 1999 में। कौन लेकर आया? केविन एस्टॉन, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज दी राइट वन, केविन एस्टॉन। विंड सर्फ कौन है? इंटरनेट के पापा, द फाउंडर ऑफ इंटरनेट, विंटन ग्रे सर्फ, जिन्हें विंड सर्फ भी बोला जाता है। एलन ट्यूरिंग, फाउंडर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के नाम से इनको जानते हैं, एलन ट्यूरिंग। डेनिस रिच्ची, सी प्रोग्रामिंग की खोज करी 1972 में, किसके द्वारा? डेनिस रिच्ची के द्वारा। जॉन वॉन न्यूमैन, ये कौन है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर के फाउंडर जॉन वॉन न्यूमैन। नेक्स्ट, डैश इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड कैप्चरिंग ऑल द पैकेट्स पासिंग थ्रू अ गिवन नेटवर्क। डैश किसी दिए गए नेटवर्क से गुजरने वाले सभी पैकेटों की निगरानी और कैप्चरिंग की प्रक्रिया है। इंटरनेट पर जो भी ट्रैवल करता है वो पैकेट्स के फॉर्म में ही करता है, और पैकेट्स पर निगरानी रखना, इस तरीके का जो क्राइम है, इस तरीके का जो मैलवेयर है, उसे क्या बोलते हैं? जो इंटरनेट पर पैकेट्स पर नजर बनाए रखता है, दैट इज कॉल्ड स्निफर्स एंड दैट इज कॉल्ड स्निफिंग। इस तरीके के अटैक को क्या बोलते हैं? स्निफिंग अटैक। मॉनिटर करने का मतलब जो हमें स्निफ करे, जो देखे, जो हमारी चीजों को ऑब्जर्व करे, दैट इज कॉल्ड स्निफर्स एंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड स्निफिंग। क्लियर? वेरी गुड। जीमेल इज फ्री टू यूज, कह रहा है जीमेल बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल, जबकि वेयर एज डैश इज अ चार्जेबल सर्विस। लेकिन वहीं जीमेल जैसी सर्विस को अगर हम चार्ज कर दें तो उसे क्या बोलेंगे? जीमेल उपयोग करने के लिए निःशुल्क है, जबकि डैश एक शुल्क योग्य सेवा है। गूगल, देखो जीमेल में क्या है, जो लिमिट है कि हम 500 मेल्स ही भेज सकते हैं एक दिन में, लिमिट है। जीमेल की जो कैपेसिटी है वो भी लिमिटेड है। लेकिन जीमेल ने अपनी पेड सर्विस भी लॉन्च की है, जिसे क्या बोलते हैं? गूगल वर्क स्पेस, जिसको परचेज करने के बाद हम गूगल की सभी सर्विसेज को पेमेंट के तौर पर यूज कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन के तरीके से यूज कर सकते हैं, जहां हमें बहुत सारे बेनिफिट भी देखने को मिलते हैं। तो जीमेल इज फ्री टू यूज, वेयर एज गूगल वर्क स्पेस इज अ चार्जेबल सर्विस ऑफ गूगल। याद रखिएगा, दिस इज द वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट, डैश इज अ सर्च इंजन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। डैश माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्च इंजन है। बिंग, ऑल्टा विस्टा, गूगल, डगडगो या याहू। माइक्रोसॉफ्ट का जो फेमस सर्च इंजन है, नाम क्या है? दैट इज बिंग। बिंग किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। बेड़ू किसका है? चाइना का।
तो डैश इज अ सर्च इंजन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, दैट इज बिंग, माइक्रोसॉफ्ट बिंग। नेक्स्ट, अंडर विच टैब इज द वाटरमार्क बटन अवेलेबल इन एमएस वर्ड 2016? किसी भी वर्जन में पूछें और ये क्वेश्चन आता जरूर है। एमएस वर्ड 2016 में वाटरमार्क बटन किस टैब के अंतर्गत उपलब्ध है? वाटरमार्क के द्वारा हम क्या करते हैं, हम ब्लर इमेज लगाते हैं अपनी स्क्रीन पे, यानी ये स्लाइड है, इस स्लाइड के पीछे हम ब्लर इमेज लगा सकते हैं जो हमारी कंपनी के लोगो को डिफाइन करे, है ना, दैट इज कॉल्ड वाटरमार्क। और वाटरमार्क किस टैब में होता है? तो आंसर है डिजाइन टैब में। द टैब इज डिजाइन। जब हम डिजाइन पर क्लिक करते हैं तो हमें वाटरमार्क भी मिल जाता है, पेज कलर भी मिल जाता है और पेज बॉर्डर भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट, ईमेल वर्क्स ऑन द डैश लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। कह रहा है ईमेल ओएसआई मॉडल की किस परत पर काम करता है? ओएसआई मॉडल में ईमेल यूजर से कनेक्टिविटी बनाने में मदद करता है और यूजर के बेहद करीब जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? आखिरी लेयर, यानी एप्लीकेशन लेयर। तो ईमेल वर्क्स ऑन द एप्लीकेशन लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। याद रखिएगा, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किस लेयर पे काम करती है? एप्लीकेशन लेयर पे। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल किस लेयर पे काम करती है? एप्लीकेशन लेयर पर। ईमेल पूरा किस लेयर पे काम करता है? दैट इज एप्लीकेशन लेयर, which is the last layer of the OSI model, which is the 7th layer of the OSI model and which is very close to the user, जो यूजर के भी बेहद क्लोज होती है। तो आउट ऑफ 25 आपने कितने क्वेश्चन सही किए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर आज का स्कोर ये रहा, और क्या स्कोर आपका इंप्रूव हो रहा है ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यही वो क्वेश्चंस हैं, यही वो लेवल है जो एग्जाम में आता है। तो आपको ऐसा भी नहीं करना कि बिल्कुल बेसिक लेवल से ही पढ़ना शुरू कर दें, बिल्कुल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से ही पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि वहां से अब क्वेश्चन नहीं आते हैं, उनको लास्ट में पढ़िए। बिल्कुल ऐसे टॉपिक्स जो कि लीस्ट इंपॉर्टेंट हैं, समय बचे तो पढ़िए, ना बचे तो मत पढ़िए, लेकिन वो टॉपिक्स जिनसे आएगा ही आएगा क्वेश्चन, उनको पहले कवर अप करने की रिक्वायरमेंट है। क्लियर? अब यहां पर आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने आ चुका है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। वैसे मैं कई बार बता भी चुका हूं आपको, लेकिन देखते हैं कि आपको चीजें याद रहती हैं या नहीं। बताइए, इन एमएस एक्सेल मैक्रोज इज फाउंड अंडर विच टैब? एक्सेल में मैक्रोज किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है? एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सभी में मैक्रोज का यूज होता है रिकॉर्ड करने के लिए रेपिटेटिव टास्क को। लेकिन ये मैक्रोज किस टैब के अंदर मिलता है मुझे बताइएगा। इंसर्ट, रिव्यू, पेज लेआउट, व्यू या डिजाइन। क्लियर है? कैसा लगा आपको आज का सेशन? पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर चाहते हैं कि कंप्यूटर का एक ऐसा कोर्स मिल जाए जिसके बाद फिर हमें कुछ दूसरी वीडियो, दूसरी पीडीएफ, कोई बुक देखने की रिक्वायरमेंट ना हो, सिर्फ उसी नोट्स को बार बार रिवाइज करें, सिर्फ उसी पीडीएफ को बार बार रिवाइज करें, सिर्फ वही स्टफ बार बार रिवाइज करें, और करना भी यही चाहिए। अगर हम बार बार नए सोर्सेस को तलाशते रहेंगे, बार बार बुक्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे, कभी पढ़ नहीं पाएंगे, है ना। बुक्स तो बचपन से लेकर अभी तक रखी रह जाती हैं, है ना, उस पर धूल जमती रहती है, हटाते रहते हैं, उसको अलमीरा में रखते रहते हैं। समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो एक तो बुक में बहुत लेंथी दिया होता है और हमें पता नहीं होता कि जो हम पढ़ रहे हैं वो आएगा भी या नहीं आएगा। लेकिन अगर सही गाइडेंस से आप पढ़ेंगे तो आपको यह भी पता है कि जो पढ़ाया जाएगा वही आएगा, तो आप उसको 5 बार रिवाइज भी करेंगे। और जब एक कहानी के तौर पर सिखाया जाता है तो पढ़ाई पढ़ाई नहीं लगती, है ना, वो एंजॉयमेंट लगता है, वो एक कहानी लगती है, वो एक वेब सीरीज लगती है जिसको सुनने में भी इंटरेस्ट आता है और जिसको रिवाइज करने में भी इंटरेस्ट आता है। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा कोई बढ़िया कोर्स तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा।
आप ही लोगों के लिए लॉन्च किया गया है बिल्कुल रीजनेबल कॉस्ट में। साथ ही साथ 15 मार्च से लाइव क्लासेस भी चल रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि रिकॉर्डेड में देखना है तो लाइव के बाद ये सारी वीडियोस आपको रिकॉर्डेड में भी मिलती हैं। जितनी लाइव होती जाएंगी वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलती जाएगी। जितनी बार देखना चाहें उतनी बार देखिए, जितनी बार पीडीएफ पढ़ना चाहें उतनी बार पढ़िए, मॉक टेस्ट दीजिए। बस एक वादा हमसे करिए कि सर फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करके दिखाएंगे और सिलेक्शन लेके दिखाएंगे। बस ये हम आपसे चाहते हैं। बाकी जितना एफर्ट्स मेरे एंड से हो पाएगा वो मैं देता रहूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।